Hello everyone. In this video I will explain appeal under Civil Procedure Code. What is appeal? What is first appeal and second appeal? What is the difference? Procedure prescribed for first appeal and second appeal. The provisions related to the appeal given from section 96 to 112 of Civil Procedure Code and order 41 relates to first appeal, order 42 second appeal, 43 ऑर्डर्स के अगेंस्ट में अपील के प्रोविजंस को डील करता है. ऑर्डर 44 अपील बाय इंडिजेंट पर्सन, जो सूट होता है इंडिजेंट पर्सन 33 में करता है. ऑर्डर 33 में सूट बाय इंडिजेंट पर्सन है और उस इंडिजेंट पर्सन के द्वारा अपील ऑर्डर 44 में है. एंड अपील टू सुप्रीम कोर्ट का जो प्रोसीजर है इट इज़ मेंशन अंडर ऑर्डर 45. तो ऑर्डर 41 to 45 डील्स विद the procedure related to appeal. So it is not possible to cover each and every section, each and every rule mentioned from section order 41 to 45, but definitely I will try to clear your concept on appeal. Appeal, the term appeal has not been defined under Civil Procedure Code, but we can define appeal. जो भी अपील के सेक्शंस में, सब्सटैंटिव प्रोविजंस में या जो हमें रूल से पता चलता है, वी कैन से दैट अपील इज द जुडिशियल एग्जामिनेशन बाय द सुपीरियर कोर्ट ऑफ द डिसीजन ऑफ inferior court. It is the judicial examination in which superior court examine the correctness of decision pronounced by the inferior court, and court will examine the correctness on the point of question of law or on question of fact. अपील में जो भी वरिष्ठ न्यायालय होते हैं वो अपने से अधीनस्थ जो न्यायालय होते हैं उनके द्वारा जो भी जजमेंट, जो भी निर्णय दिए जाएंगे वो उनकी करेक्टनेस पे लेके एग्जामिनेशन होगा. अब करेक्टनेस किस पॉइंट पर होगा? देखिए, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट जो इस केस में इन्वॉल्व होंगे, फैक्ट जो प्लीडिंग्स ली होंगी, जो इश्यूज़ क्रिएट हुए होंगे, जो इश्यूज़ कोर्ट ने फ्रेम किए होंगे ऑर्डर 14 में, और उन इश्यूज़ पर जो एविडेंसेस प्रोड्यूस किए गए होंगे. तो अगर जो ट्रायल कोर्ट ने, कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टांस ने जो डिक्री पास की होगी, इफ़ the objection was on the question of law, fact, then appeal can be lie. Question of law पर भी अपील हो सकती है कि question of law, सपोज जिस आपके सूट में जो लॉ अप्लाई किया है, जो प्रोसीजर, रूल्स, रेगुलेशन किसी को भी लेकर कि अप्लाई नहीं किया या अप्लाइड कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टांस अप्लाइड एनी पर्टिकुलर रूल, रेगुलेशन बट विद मटीरियल इरेगुलरिटी, कुछ गलत तरीके से, देन अपील कैन लाई. तो इफ द ऑब्जेक्शन इज आइदर ऑन द क्वेश्चन ऑफ फैक्ट और ऑन क्वेश्चन ऑफ लॉ, देन अपील कैन लाई बिफोर सुपीरियर कोर्ट. क्लियर? फर्स्ट स्टार्ट अपील का प्रोविजन सेक्शन 96 से स्टार्ट होता है. 96 में एक जनरल डिक्लेरेशन है. 96 आपके पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है. Actually, the provision mentioned under section 96 is directly related to the concept of first appeal. Section 96 expressly declares that every decree is appealable. ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है समझना. Every decree is appealable. एक जनरल डिक्लेरेशन किया है कि हर डिक्री के अगेंस्ट में अपील की जा सकती है, एक्सेप्ट कंसेंट डिक्री. जो 96 के क्लॉज 3 में कंसेंट डिक्री है, कंसेंट डिक्री ऑर्डर 23 क्लॉज 3 में पास की जाती है, जहां पर पार्टीज आपसी सहमति से कोई विवाद है, कोई इशू है जिस पर कि आपसी सहमति से एक कंसेंसस पर आते हैं, और कोर्ट जो पार्टीज़ ने अपनी कंसेंट से जिस बात पर एग्री हुए हैं, जिस पर कंसेंट दी है, जिस पर एग्री हुए हैं, कोर्ट विल प्रोनाउंस जजमेंट ऑन सच एग्रीमेंट.
इट इज़ कॉल्ड कंसेंट डिक्री अंडर ऑर्डर 23 क्लॉज 3। तो अगर पार्टी अपनी सहमति से किसी डिसीजन पर आते हैं और कोर्ट उस पर जज डिक्री प्रोनाउंस कर देती है, देन लेटर ऑन सच डिक्री इज नॉट अपीलेबल बिकॉज रूल ऑफ एस्टॉपल विल अप्लाई ऑन सच पर्सन। आपने एक बार एग्री किया है, लेटर ऑन यू कैन नॉट रिबट, तो डॉक्ट्रिन ऑफ एस्टॉपल विल अप्लाई, अदरवाइज ईच एंड एवरी डिक्री इज अपीलेबल। एक क्लॉज और है स्मॉल कॉजेस का, बट वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको कंसेंट डिक्री काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो जनरली ऑल द डिक्रीज आर अपीलेबल। इसमें 96 में एक्सपार्टे डिक्री इज ऑल्सो अपीलेबल। जब आप ऑर्डर 9 रूल 6 पढ़ते हैं, वहाँ पर है कि इन द सिचुएशन ऑफ नॉन अपियरेंस ऑफ वन पार्टी कोर्ट में प्रोनाउंस एक्सपार्टे डिक्री। एक्सपार्टे डिक्री में आपके पास रेमेडी होती है कि एग्रीव्ड में फाइल एन अपील अंडर सेक्शन 96 क्लॉज 2 और मे गो फॉर सेट असाइड अंडर ऑर्डर 9 रूल 13। तो वो जो सिचुएशन है यहाँ पर कवर की है, तो आप 96 से समझिए ईच एंड एवरी डिक्री इज अपीलेबल, एक्सपार्टे डिक्री इज अपीलेबल, बट कंसेंट डिक्री इज नॉट अपीलेबल। अब इसके बाद ये आपका हो गया। इसके बाद आता है कि अपील कैसा राइट है। अपील वेदर, ये काफ़ी बार पूछा जाता है, आपके इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है और पीटी में, वेदर अपील इज एन इनहेरेंट राइट और स्टैट्यूटरी राइट। अपील इज अ स्टैट्यूटरी राइट। क्यों है ऐसा? देखिए, ईच एंड एवरी डिक्री इज अपीलेबल 96 कह रहा है, बट एक एक्सेप्शन है, 2 एक्सेप्शन है, कंसेंट डिक्री और स्मॉल कॉजेस के सिचुएशन में एक वहाँ पर इन्होंने 10,000 का एक कंडीशन इम्पोज की हुई है। तो जनरली एवरी डिक्री इज अपीलेबल, बट आप केवल उन्हीं डिक्री के अगेंस्ट में अपील कर सकते हैं जिसको अपील करने का प्रोविजन किसी स्टैट्यूट में मेंशन्ड है। अगर किसी स्टैट्यूट में किसी डिसीजन के अगेंस्ट अपील करने का प्रोविजन नहीं है, देन अग्रीव्ड कैन नॉट क्लेम अपील एज अ मैटर ऑफ राइट बिकॉज इट इज नॉट इनहेरेंट। It is the statutory declaration only. If any statute declares कि if such court pronounced judgment, then appeal may lie to any superior court, then only aggrieved got right to file an appeal, otherwise not. So we can say that it is the statutory right only, not the inherent. आप ऐसे ही नहीं कह सकते कि each and every person will file appeal. अगर वो आपके किसी विधि में दिया हुआ है तभी आप अपील कर सकते हैं। तो ये हुआ कि अपील इज़ अ स्टैट्यूटरी राइट। इसके बाद आता है कि अपील इज़ द कॉन्टिन्यूएशन ऑफ सूट। अपील को सूट का कॉन्टिन्यूएशन समझा जाता है। ऐसा क्यों? देखिए, जब किसी भी ट्रायल कोर्ट से जजमेंट आता है, व्हेन एनी ट्रायल कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस प्रोनाउंस जजमेंट, एट दैट टाइम this judgment is not final because aggrieved may file an appeal before the superior court if the provision of appeal is there, may file an appeal. An appellate court may reverse the judgment pronounced by the court of first instance. ऐसा भी हो सकता है कि जिस कोर्ट ने जजमेंट दिया है, appellate कोर्ट उस जजमेंट को रिवर्स कर दे, सेट असाइड कर दे। तो अगर ऐसी सिचुएशन है तो वॉट एवर डिसीजन प्रोनाउंस्ड बाय द एपलेट कोर्ट, सच डिसीजन विल बी कंसिडर्ड एज द डिसीजन प्रोनाउंस्ड बाय द ट्रायल कोर्ट। इसीलिए हम कहते हैं कि अपील इज द कॉन्टिन्यूएशन ऑफ सूट। अपील कोई अलग से नहीं है, अपील इज द जो भी अपील का डिसीजन होगा वो ट्रायल कोर्ट का डिसीजन ही माना जाएगा। तो अपील इज द कॉन्टिन्यूएशन ऑफ सूट, अपील इज अ स्टैट्यूटरी राइट। अब फर्स्ट अपील देखिए। फर्स्ट अपील जो आपने 96 में पढ़ा, इसका प्रोसीजर आपको ऑर्डर 41 में मिलेगा। तो फर्स्ट अपील का प्रोसीजर 41 में है। वो प्रोसीजर कहता है कि अपील कैन बी मेड बाय द प्रेजेंटेशन ऑफ मेमोरेंडम ऑफ अपील। जैसे आप सूट इंस्टीट्यूट करते हैं ना, बाय द प्रेजेंटेशन ऑफ प्लेंट, वैसे ही अग्रीड कैन फाइल अपील बाय द प्रेजेंटेशन ऑफ मेमोरेंडम ऑफ अपील। अब ये मेमोरेंडम ऑफ अपील क्या होता है? जैसे आपका प्लेंट होता है, वैसे ही मेमोरेंडम ऑफ अपील इज अ डॉक्यूमेंट इन विच द एप्लीकांट
shall describe द डिस्क्रिप्शन ऑफ पार्टीज, जो भी एप्लीकांट है एंड रिस्पोंडेंट है उनका नेम, एड्रेस, एज सब कुछ मेंशन होगा। मेमोरेंडम ऑफ अपील में जजमेंट का वो पोर्शन भी ऐड होगा जिस पोर्शन पर आपको ऑब्जेक्शन है, जिस पोर्शन पर एग्रीव्ड जो एप्लीकांट है जिसको ऑब्जेक्शन है, दैट पोर्शन मस्ट बी मेंशन्ड एंड अटैच्ड विद द कॉपी ऑफ मेमोरेंडम ऑफ अपील। जो अपील का मेमोरेंडम उसके साथ होगा। दैट मेमोरेंडम ऑफ अपील शैल बी साइंड एंड वेरीफाइड बाय द एप्लीकांट। जो एप्लीकांट होगा वो साइन करेगा, उनके जो प्लीडर होंगे, और सच मेमोरेंडम ऑफ अपील मस्ट बी वेरीफाइड। तो ये एक डॉक्यूमेंट है जिसके बेसिस पर जो एपेलेट कोर्ट होती है उसको पता चलता है कि किस पार्ट पर पार्टी को ऑब्जेक्शन है। फर्स्ट अपील कैन लाई ऑन क्वेश्चन ऑफ फैक्ट एज वेल एज क्वेश्चन ऑफ लॉ। क्वेश्चन ऑफ फैक्ट जो उस केस के फैक्ट्स हैं, जो प्लीडिंग्स हैं, which were asserted by one party and denied by the another party, जिस पर इशूज फ्रेम हुए, जिस पर एविडेंसेस प्रोड्यूस किए गए। अगर उन फैक्ट पर कोई इशू है तो फर्स्ट एपेलेट कोर्ट विल कंसीडर। एंड क्वेश्चन ऑफ लॉ, सपोज किसी लॉ को सपोज दैट लिमिटेशन एक्ट का कोई प्रोसीजर है, इंडियन एविडेंस एक्ट का कोई प्रोसीजर है, और उस लॉ पॉइंट पर अगर ऑब्जेक्शन है जिसको कि अप्लाई सही तरीके से नहीं किया, गलत तरीके से अप्लाई किया है, मे बी any objection may be related to the question of law, then first appeal can be entertained. अब फर्स्ट अपील की किसको जाती है? फर्स्ट अपील कैन बी मेड टू एनी कोर्ट, आइदर टू द हाई कोर्ट, अगर फर्स्ट एपलेट कोर्ट इज द हाई कोर्ट, देन हाई कोर्ट, और एनी अदर कोर्ट सबऑर्डिनेट टू द हाई कोर्ट। ये हुआ आपका फर्स्ट अपील। इसके बाद 96 के बाद एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है, दैट इज 97 काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 97 कहता है कि इफ़ इन एनी सूट प्रिलिमिनरी डिक्री प्रोनाउंस्ड बाय द कोर्ट, तो उस सिचुएशन में एग्रीव्ड मस्ट फाइल एन अपील अगेंस्ट सच प्रिलिमिनरी डिक्री बिफोर द प्रोनाउंसमेंट ऑफ फाइनल डिक्री। अगर प्रिलिमिनरी डिक्री होने के बाद फाइनल डिक्री प्रोनाउंस हो गई, देन एग्रीव्ड कैन नॉट फाइल एन अपील अगेंस्ट द प्रिलिमिनरी डिक्री। सपोज आप एग्जाम्पल से समझिए, एक मिस्टर ए ने सूट इंस्टीट्यूट किया अगेंस्ट मिस्टर बी फॉर द परपिचुअल इंजंक्शन अंडर स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ सूट, प्लेंटिफ, आप सबको पता होगा इंजंक्शन में प्लेंटिफ कैन फाइल एन एप्लीकेशन फॉर टेम्पररी इंजंक्शन अंडर ऑर्डर 39 सिविल प्रोसीजर कोड, और उस प्रिलिमिनरी इंजंक्शन को कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया। सपोज जिसके अगेंस्ट ऑर्डर किया है, इफ़ ही हैज़ एनी ऑब्जेक्शन ऑन सच प्रिलिमिनरी डिक्री जो कि आपकी टेम्परेरी इंजंक्शन पर पास की गई है ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ सूट, इट इज़ द प्रिलिमिनरी डिक्री। सपोज पार्टीशन के सूट में अगर प्रिलिमिनरी डिक्री पास की गई है कि ये लोग जो हैं, इतने लोग इस पार्टीशन के लिए एलिजिबल हैं, तो उस सिचुएशन में अगर किसी को ऑब्जेक्शन है तो सेक्शन 96 कहता है एनी ऑब्जेक्शन ऑन प्रिलिमिनरी डिक्री शैल बी रेज्ड बिफोर द प्रोनाउंसमेंट ऑफ फाइनल डिक्री। तो ये जो पहले वाले इलस्ट्रेशन में टेम्परेरी इंजंक्शन पर जो ऑर्डर हुआ है, जो डिक्री हुई है प्रिलिमिनरी डिक्री, उसमें फाइनल परपिचुअल इंजंक्शन के ऑर्डर आने से पहले ही ऑब्जेक्शन पर अपील कर देनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं किया तो फाइनल डिक्री आने के बाद प्रिलिमिनरी डिक्री पर ऑब्जेक्शन रेज नहीं किया जा सकता। तो इट्स ऑल अबाउट सेक्शन 96 एंड 97। इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज दी सेकेंड अपील। सेकेंड अपील का प्रोविज़न जो है वो सेक्शन 100 से लेके 103 तक मेंशन्ड है, और ऑर्डर 42। सेकेंड अपील काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सेकेंड अपील पर काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, मेंस में क्वेश्चन आ सकता है, इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है। देखिए, डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट अपील एंड सेकेंड अपील इज दैट फर्स्ट अपील कैन लाई ऑन क्वेश्चन ऑफ फैक्ट एज वेल एज ऑन क्वेश्चन ऑफ लॉ, वेयर एज सेकेंड अपील कैन लाई only on the question of law, and such question of law must be substantial in nature. Second appeal can lie only upon the question of law which is substantial in nature.
सेकेंड अपील कैन लाई ओनली बिफोर द हाई कोर्ट। केवल हाई कोर्ट में सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ की सिचुएशन में सेकेंड अपील लाई जा सकती है, जबकि फर्स्ट अपील कैन लाई टू एनी कोर्ट सबऑर्डिनेट टू द हाई कोर्ट। सो द स्कोप of second appeal is limited, whereas the scope of first appeal is unlimited. The object behind restricting the scope of second appeal is to end the litigation on question of fact and to reduce the burden upon superior court. So now I will explain what is the substantial question of law. देखिए सेक्शन 100 कहता है appeal can lie to the high court on substantial question of law. Second appeal can lie on substantial question of law. Each and every question of law is not substantial question of law. Only such question of law will be considered as substantial question of law which may affect the rights of parties substantially or which may affect the decision of the case substantially. ऐसा कोई law point पर error, such error on question of law must be such which may adversely affect the decision of the case. लॉ पॉइंट पर कोर्ट ने ऐसा एरर किया हो, ऐसी इरेगुलरिटी हो जो उस केस के डिसीजन को एडवर्सली अफेक्ट करता हो, पार्टीज के राइट को एडवर्सली अफेक्ट करता हो. The second appeal can be filed by the presentation of memorandum of appeal, and in memorandum of appeal that substantial question of law must be explained by the party. And if court is satisfied after examining memorandum of appeal that yes, it is the question of substantial question of law, then court will formulate question, and after that court will start hearing on such question of law. ये आपको एक्सप्रेसली 100 में मिलेगा. एंड इफ एनी क्वेश्चन नॉट फॉर्मुलेटेड बाय द कोर्ट, देन स्टिल हाई कोर्ट हैज़ पावर टू डिसाइड सच क्वेश्चन ऑफ लॉ इवन दो सच क्वेश्चन ऑफ लॉ हैज़ नॉट बीन फॉर्मुलेटेड बाय द हाई कोर्ट. अब सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं, क्योंकि जब आपसे इंटरव्यू में क्वेश्चन आएगा सेकेंड अपील के ग्राउंड, तो सेकेंड अपील का केवल एक ग्राउंड है. High Court shall not entertain second appeal on the question of fact. Rather, High Court shall entertain second appeal only and only on the ground of substantial question of law. It was clearly held by the Supreme Court in Kashi Bai versus Parvati, Kashi Bai versus Parvati Bai, 1995 Supreme Court. In this case, Honorable Supreme Court held that there is no need to interfere on the finding of fact. Rather, the court will entertain second appeal only on the substantial question of law. अब हम लोग कुछ substantial question of law जैसे ही आप नाम लेंगे, then आपसे इंटरव्यू बोर्ड में नेक्स्ट क्वेश्चन यही होगा, what is the meaning of substantial question of law. आपके अकॉर्डिंग फिर आप बोलेंगे any question which may adversely affect the right of parties or which may adversely affect the decision of case will be considered as substantial question of law. फिर वो आपसे एग्जाम्पल पूछेंगे कि आप हमें एग्जाम्पल के थ्रू बता सकते हैं कि ऐसे कौन से लॉ पॉइंट होंगे विच में सब्सटेंशियली अफेक्ट द राइट ऑफ द पार्टीज. तो उसके लिए मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ, जिससे आपको भी समझ में आएगा कि व्हाट इज सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ. देखिए, आप लोगों ने एविडेंस पढ़ा होगा, जिन्होंने नहीं पढ़ा है आप लोग देख लीजिएगा. सेक्शन 5 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट एक्सप्रेसली डिक्लेयर दैट neither party can produce evidence except on relevant fact or fact in issue. Court shall not admit evidence except on fact in issue or relevant fact. अगर किसी भी पार्टी को एविडेंस देना है, then such evidence must be produced either on the relevant facts. relevant fact कौन से होंगे? जो कि सेक्शन 6 से लेकर 55 में फॉल करते हों. किसी भी ऐसे फैक्ट पर एविडेंस दिया जा सकता है जो 6 से लेके 55 के बीच में रेलिवेंट हो, जैसे डाइंग डिक्लेरेशन हो गया, रेस गेस्टे हो गया, कॉज इफेक्ट प्रिपरेशन, बहुत सारी चीज़ें हैं, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है ना, फैक्ट अफेक्टिंग डैमेज,
बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेंगी कंडक्ट वगैरह पे। तो 6 से लेकर 55 के बीच में एक्सपर्ट ओपिनियन पे, इनके बीच में आप एविडेंस दे सकते हैं, या फिर जो फैक्ट एंड इशू उस केस का है आप उस पर एविडेंस दे सकते हैं, इसके अलावा एविडेंस नहीं दे सकते। सो इफ कोर्ट डिनाय एडमिशन ऑफ एनी सच एविडेंस विच इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द रेलिवेंट फैक्ट और फैक्ट एंड इशू, अगर कोर्ट ने किसी ऐसे एविडेंस को लेने से मना कर दिया जो कि रेलिवेंट फैक्ट पर और फैक्ट एंड इशू पर था, then such question must be a question, substantial question of law, because it will adversely affect the right of parties as well as adversely affect the decision of the case, है ना, क्योंकि it is the right of parties और सेक्शन 5 में स्पेसिफिकली मेंशन्ड है। सेकंड, अगर कोर्ट ने ऐसे एविडेंस को एडमिट किया और रिकॉर्ड कर लिया जो कि ना तो रेलिवेंट फैक्ट पर था ना ही फैक्ट एंड इशू पर था, देन अगेन इट मे बी अ सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ। सेकेंड, आप 165 इंडियन एविडेंस एक्ट का याद करें। 165 में इट इज क्लियरली मेंशन्ड दैट एवरी जजमेंट शैल बी बेस्ड ऑन द फैक्ट which have been duly proved before the court. It means that कोर्ट जो भी जजमेंट देगी वो जजमेंट उन फैक्ट के ऊपर बेस होगा जो फैक्ट कोर्ट के सामने प्रूव हो गए हों। प्रूव कोर्ट किसी भी फैक्ट को कब प्रूव माना जाता है? व्हेन एनी फैक्ट क्रॉस एग्जामिन्ड बाय ऑपोजिट पार्टी। तो अगर किसी भी केस में इफ एनी कोर्ट प्रोनाउंस जजमेंट on any fact which was not duly proved before the court, then such question of law is a substantial question of law, recording or non। दूसरा है every evidence, each and every evidence produced by both the party must be recorded by the court। suppose अगर कोर्ट ने ऐसा नहीं किया then it is a substantial question of law। तो जजमेंट शैल बी बेस्ड ऑन द प्रूव्ड फैक्ट, ऐसा नहीं हुआ देन इट इज़ द सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ। रिकॉर्डिंग नहीं हुई, क्रॉस एग्जामिनेशन का राइट नहीं दिया, रेलिवेंट फैक्ट पर कोई एविडेंस था कोर्ट ने उसको एडमिट नहीं किया, ऐसे फैक्ट को एडमिट कर लिया विच इज़ इररेलिवेंट अंडर इंडियन एविडेंस एक्ट, लाइक सेक्शन 24। इफ कन्फेशन मेड बाय एनी पर्सन एंड सच कन्फेशन वॉज कॉज्ड ड्यू टू थ्रेट, इंड्यूसमेंट, प्रॉमिस, अनड्यू इन्फ्लुएंस, देन सच कन्फेशन इज इररेलिवेंट अंडर सेक्शन 24। और ऐसी कन्फेशन को अगर एडमिट किया, इसके बेसिस पर जजमेंट प्रोनाउंस किया, तो ये सारे जो हैं सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ माने जाएंगे। सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ पर आपका एक लीडिंग केस है, इसको आप लोग ध्यान से याद रखिएगा पीटी के लिए भी और इंटरव्यू के लिए भी, और मेंस में भी आप इस केस को लिख सकते हैं। चुन्नी लाल मेहता एंड सन्स वर्सेस सेंचुरी स्पिनिंग मैन्युफैक्चरिंग कॉरपोरेशन 1962 सुप्रीम कोर्ट। In this case, Honorable Supreme Court defined the meaning of substantial question of law and scope of substantial question of law. कोर्ट ने भी इसमें यही एक्सप्लेन किया कि each and every question of law will not be considered as the substantial question of law. Only those question of law will be considered as the substantial question of law which may adversely affect the right of parties, which may be of general importance, which may adversely affect the decision of the case, then such question will be considered as substantial question of law, and on such question of law only second appeal can be filed before the High Court, and High Court can entertain the second appeal only on such substantial question of law and of no others। इसके अलावा किसी और ग्राउंड पर सेकेंड अपील एंटरटेन नहीं होगी। प्रोसीजर सेकेंड अपील का आपका ऑर्डर 42 में है। पावर्स एपेलेट कोर्ट की इन शॉर्ट मैं बता रही हूँ आपको। एपेलेट कोर्ट में कॉन्क्लूसिवली डिटरमिन दिस डिस्प्यूट, फाइनली डिटरमिन कर सकती है, कॉन्क्लूसिवली डिटरमिन कर सकती है, डिस्पोज ऑफ कर सकती है। एपेलेट कोर्ट में रिवर्स द डिसीजन ऑफ द ट्रायल कोर्ट, जो ट्रायल कोर्ट ने डिसीजन दिया है उसका जस्ट उल्टा कर सकती है, रिवर्स कर सकती है। एपेलेट कोर्ट में सेट असाइड द डिसीजन पास्ड बाय द ट्रायल कोर्ट एंड मे फ्रेम इशू फ्रेम करके मे अगेन रिमांड द मैटर टू द ट्रायल कोर्ट। इशूज़ फ्रेम करेगी और दोबारा से मैटर को भेज देगी ट्रायल कोर्ट के पास कि आप इसको देखिए। सेट असाइड करने के बाद फिर से रिमांड कर सकती है कि आप इसको दोबारा से ट्राई करिए।
Court may take additional evidence. Appellate court may also take additional evidence. तो ये आपके appellate court के powers हैं. अपील टू सुप्रीम कोर्ट, ये आप देख लीजिएगा ऑर्डर 45 में इसका एक ही ग्राउंड है. इफ हाई कोर्ट्स थिंक दैट एनी केस इन्वॉल्व सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ, जो कि आपको पता चल गया, एंड हाई कोर्ट्स थिंक दैट सच क्वेश्चन ऑफ लॉ मस्ट बी डिटरमिन्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट, देन हाई कोर्ट विल सर्टिफाई एंड give his opinion for the appeal before सुप्रीम कोर्ट. हाई कोर्ट फिर सर्टिफाई करेगी कि हाँ ये जो अपील है सुप्रीम कोर्ट में लाई करना चाहिए. तो इट्स ऑल अबाउट द अपील. फर्स्ट अपील सेकंड अपील में डिफरेंस बस यही है. फर्स्ट अपील कैन बी lie on question of fact as well as question of law. First appeal can lie before any court, either to the high court or any court subordinate to the high court, whereas second appeal can lie only on the substantial question of law, and such appeal can lie only before the high court. Thank you so much.